दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने साथियों के पास में ही जाकर बैठ जाती है क्योंकि सभी के सभी अभी तक बेहोश ही थे, क्योंकि अनिका को पता था ही नहीं आधे घंटे से पहले होश तो आने वाला नहीं है। फिर अनिका इधर उधर टहल करने के लिए खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जितने भी आसपास झाड़ियाँ या फिर पेड़ पौधे हैं या फिर पत्ते या फिर फूल हैं, उन सभी की ऑब्जर्वेशन अच्छे से करने लग जाती है। वो देखना चाहती थी भी किस तरह के फूल हैं और किस तरह की पत्तियाँ हैं, क्या वो हमारे लिए हानिकारक है या नहीं, क्या इन्हें तोड़ा जा सकता है या फिर नहीं। अब वह आराम से आकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर उसके साथी थे। अनिका ये सब सोचने लग जाती है कि जब ये होश में आएंगे, तब नॉर्मल हो जाएंगे, तभी मैं इन सभी के बता पाऊंगी कि इन सभी चीज़ों को छूना, हाथ लगाना, यहाँ तक कि इनके पास से गुजरना भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है, या ये कहा जाए खतरे से खाली नहीं है ये सभी चीज़ें। कुछ टाइम बाद ही सभी को होश आ जाता है। सभी आराम से बैठने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके आराम से बैठ जाते हैं जैसे वे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। अब अपने सिर पर हाथ रखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अपने ज़मीन पर ऐसे बैठे हुए देखकर काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था। उनके सिर में भी काफ़ी जकड़ाव सा महसूस हो रहा था। इसलिए ज़्यादा सोचने के बाद उन्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा सभी से बारी बारी से क्वेश्चन एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते। उन्हें बारी बारी से कुछ सारी की सारी बातें याद आई, वो बातें जो वो रात में उन्होंने की थी अनिका के साथ। अब वे सारे के सारे सोच विचार में डूब गए थे कि वे अनिका से माफ़ी मांगे तो मांगे कैसे। अनिका के ऊपर हमला कर दिया और ऊपर से उनकी ही हम टीम का सदस्य थे, फिर भी हमने अनिका पर ये सब किया। अब आने का तब तक अनिका वहाँ पर पहुँच चुकी थी जब तक वे व्यक्ति अपने विचारों में डूबे हुए थे, क्योंकि अनिका सब चीज़ों को एग्जामिन करके वापस आ चुकी थी और अब खासकर उन सभी की आंखों के सामने भी पहुँच चुकी थी। उनकी आंखों में अब एक मासूमियत साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने अब उनकी मासूमियत भरी आंखों से देखकर उनसे कहा कि तुम्हें घबराने और माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है तुम कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कभी नहीं सोच सकते, और फिर तो हम एक टीम का सदस्य भी हैं। अब इस पर इंस्पेक्टर अरबाज अनिका के पास आते हैं और अनिका को कहते हैं, सॉरी अनिका, हमारी वजह से तुम्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह यहाँ पर हर एक चीज़ कितनी नुकसानदायक है ये मैं नहीं जानता था। अब अनिका कहती है, सबसे पहले तो सभी को इसकी तरह से देख लेना चाहिए कि आसपास जितने भी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, फल फ्रूट हैं वो सभी हमारे लिए हानिकारक है या हमारे लिए वो काफ़ी खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके उनसे अपने आप को दूर करो। और रही बात तुम्हें अपने आप को गिल्ट फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल रात ने तुम लोगों ने वो सेब खा लिया था उस पेड़ पर जाकर। अब उस पेड़ में कुछ ऐसे खामियां थी जिनके द्वारा ही वो जो भी व्यक्ति उस सेब को खाता है वो अपने आप या अपने होश को गवा बैठता है और उसके सामने काफ़ी एल्यूजन आने लग जाते हैं और बस मैं आप लोगों को बस जल्द से जल्द यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि कुछ फल इनमें खाने लायक है तो कुछ भी खाने लायक है। कुछ पेड़ पौधों को हाथ लगाया जा सकता है तो कुछ लगाने से ही हमें काफ़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बस मैं इसीलिए यही कहूँगी, तब तक हम यहाँ पर हैं तब तक आप सभी को अपनी अपनी सेफ्टी अपने आप करनी चाहिए ताकि एक दूसरे पर डिपेंड ना रहो। अब तुम सभी को किसी भी चीज़ से दूर रहकर ही चलना है, किसी चीज़ को छूना नहीं है। किसी फल या फ्रूट को देखकर कहना स्टार्ट करती है कि मुझे ये भी पता है आप लोगों को भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, इस वजह से आप लोग उस फ्रूट्स के पेड़ के पास चले गए थे ना चाहते हुए भी, लेकिन अब आगे से ये गलती ना हो। अब इतना कहने के बाद अनिका जो अभी इधर उधर घूम कर काफ़ी फ्रूट्स इकट्ठा करके लेके आए थे वो उन लोगों के सामने रख देती है और फिर उन्हें कहती है कि अब तुम इन फ्रूट्स को खा ले। उन सभी के लिए फल
फूल कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आई थी जो उन्हें ताकत दे सकती थी और वह सभी के सामने वो चीज़ें रख देती है और सभी बारी बारी से आराम से उन चीज़ों को खाने लग जाते हैं। भूमि भी खाने लग जाती है। तभी भूमि को कुछ याद आता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कल से अनिका ने भी कुछ नहीं खाया है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों ने तो ये खराब से भी खा लिया था और जो कि काफ़ी जहरीला भी था, लेकिन अनिका ने तो कल से कुछ भी नहीं खाया था। ऊपर से अनिका के लाए हुए कुछ फ्रूट्स भी उन लोगों खाने ही वाले थे। तभी भूमि अनिका को कहती है, क्या अनिका तुमने कुछ खाया है? अनिका ने नाम इसे खिला दिया। अब अनिका कहती है कि मेरी चिंता मत करो, तुम अपने खाने पर ध्यान दो, उसके बाद अब हमें आगे चलना चाहिए। अनिका की बात सुनकर भूमि कुछ नहीं कहती, वह जल्दी से वहाँ से एक छोटा सा फ्रूट्स ही उठा कर ले आती है जहाँ पर अनिका ने अभी रखे थे। उसको अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अनिका ज़्यादा नहीं तो बस ये छोटा सा ही खा लो। उसके बाद अनिका भी भूमि के हाथ से वो फ्रूट्स ले लेती है और उसे खाने लग जाती है। फिर कुछ सोचने लग जाती है, इधर उधर कुछ देखने लग जाती है। तभी भूमि उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, क्योंकि अनिका भूमि से कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ जाती है। तभी भूमि सोचने लग जाती है, कहीं अनिका ने भी वही फल तो नहीं खा लिया जो हमने खाया था। उसके मन में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अनिका को दोबारा भूमि आवाज़ लगाती है। तभी अनिका उसे शांत रहने का इशारा करती है। असल में अनिका को स्वाति तक अपना मैसेज भेजने का रास्ता जो मिल गया था, अनिका वह रास्ता भी ढूंढ रही थी। इसलिए अनिका यहाँ पर भूमि की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अनिका का इशारा मिलते ही भूमि की समझ जाती है कि अनिका शायद कुछ सोच रही है, इसलिए वह उसकी बात का जवाब नहीं दे रही। अनिका बिल्कुल वही कर रही थी। ये तसल्ली उसके दिल के लिए काफ़ी ही थी। अब भूमि को यहाँ पर तसल्ली हो जाती है, उसे अनिका के लिए ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो बस उसे ऐसे ही देखना चाहती है, क्योंकि भूमि को भी पता था अनिका जब इतनी शांत होती है ज़रूर कोई ना कोई सलूशन बाहर की तरफ ही निकालती है और उसके दिमाग में काफ़ी ऐसी हलचल मचना स्टार्ट हो जाती है जो जल्द से जल्द समाधान को ढूंढने की कोशिश करती है। अब भूमि भी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। भूमि खुद ही सोचती है कि जब तक अनिका उसे खुद कुछ नहीं कहती तब तक अनिका को थोड़ी सी शांति देगी। अब वह अनिका को परेशान नहीं करेगी, वह अब उसके बोलने का इंतज़ार ही करेगी। अब जल्दी से अनिका वहाँ पर जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। अनिका को तो पक्षियों से बात करना अच्छे से आता था, क्योंकि अनिका ने स्वाति दोनों ही पशुओं के पक्षियों की दोबारा भाषा का प्रयोग करके ही एक दूसरे का संदेश पहले कुछ पूछती थी और भेजती थी। इसलिए ये वही रास्ता था जिसके द्वारा ही वह स्वाति मल्होत्रा को अपना संदेश भेज सकती थी। वह इन पक्षियों के जरिए ही अपनी माँ से बात करती हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं देने वाली थी और अपनी माँ को भी संदेश भेजना काफ़ी ज़रूरी समझ रही थी, तो यही रास्ता सबसे सही था। अब वह अनिका पक्षियों के द्वारा ही स्वाति को मैसेज भेजने वाली थी ताकि उन्हें मदद मिल सके जल्द से जल्द, क्योंकि अनिका को यहाँ से जल्द निकलना था। वह बिना किसी मदद के यहाँ से निकल नहीं सकती थी। अनिका के पास बस एक ही आखिरी उम्मीद बची हुई थी, क्योंकि अब अनिका को लगा था कि ये पक्षी ही अब अनिका की हेल्प कर सकते हैं। इसलिए उसने इशारे से अब वही पे पक्षियों को अपनी सारी बातें कह सुनाई। अनिका वहाँ पर अजीब के इशारे कर रही थी। भूमि बस एक टक देखे जा रही थी। वह पक्षियों की गर्दन हिलती हुई थी, उसे बस दिखाई पड़ रही थी। अपनी आंखों को हिला रहे थे और उनकी आंखों और गर्दन को हिलाता हुआ भूमि उनको भी अच्छे से देख पा रही थी। अनिका भूमि तो यहाँ खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वह बस यहाँ पर अनिका का वेट कर रही थी। अनिका इसके बारे में खुद ही उसे सब कुछ बताएगी। वह बस उन दोनों के इशारों के आपस में ही देख रही थी ताकि उसे भी पता चल जाए कि आखिर अनिका वहाँ पर कर रही थी। दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा भी अब तक काफ़ी परेशान हो चुकी थी। कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। उसके चेहरे की परेशानी पहले से मुकाबले और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके हाव भाव पर उसका काबू और नियंत्रण खत्म हो चुका था, जिसके कारण वे कुछ ठीक से सोच ही नहीं पा रही थी। एक इंसान तभी अच्छे से सोच विचार सकता है जब तक उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक ठाक हो। वह ज़्यादा परेशान होगा तो शायद उसे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। उतना ही नहीं, वह काफ़ी परेशान भी होने लग जाता है। अनिका को लेकर काफ़ी कुछ सोचने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा खुद एक डिसीजन पर पहुँच जाती है कि अपने आप को काबू नहीं रख पा रही, इसलिए अब वह सब कुछ भूल चुकी थी। अब वह अपने आप
आप में एक वादा करती है कि मैं वहाँ पर अनिका के पास अब मैं खुद जाऊँगी। अनिका और बाकी लोगों को वहाँ से ढूंढने के लिए जाऊँगी। पता नहीं वहाँ लोग ठीक होंगे या नहीं, या मुझे कुछ और काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने का आभास तो पहले से ही हो चुका है। तभी वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसके पीछे खड़े हुए एक इंसान था जो काफ़ी देर तक स्वाति को ऐसे ही देख रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे, जो कुछ टाइम पहले ही आए थे। लेकिन जैसे वो आए, स्वाति मल्होत्रा आराम से बैठकर कुछ सोच रही थी। उनका आना ना आना उन पर कोई भी असर नहीं कर रहा था, क्योंकि बूढ़े बाबा आए और उस खुद स्वाति मल्होत्रा को भी नहीं पता था। अब स्वाति मन ही मन गुदगुदा रही थी, बोल रही थी कि मुझे अनिका की सहायता के लिए वहां जाना होगा। तभी काफ़ी देर तक बूढ़े बाबा चुप और शांत थे, लेकिन ऐसे ही बातें आने के बाद ही बूढ़े बाबा ने अपने आवाज़ को थोड़ा सा तीखा किया और फिर कहा कि मैडम साहिबा, आप वहाँ जाओगी तो शायद जितने दिनों की आपकी ये मेहनत थी ये शायद बर्बाद हो जाएगी, या ये कहा जाए कि आप सभी की नज़रों में आ जाओगी। बूढ़े बाबा जैक की आवाज़ सुनते ही स्वाति मल्होत्रा पीछे की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा ही खड़े हुए थे। फिर बूढ़े बाबा अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, ये आपके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए ये खतरा नहीं हो सकता, बल्कि अनिका बिटिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आपको रोहित पर भी पूरा भरोसा रखना चाहिए ना। बूढ़े बाबा के ये शब्द स्वाति ने सुने तो वह एकदम से पीछे की तरफ मुड़ती है और समझ जाती है कि जब वह अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी तो बूढ़े बाबा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर वह कहती है कि आप कब आए और आपका वो मिशन पूरा हो गया। बूढ़े बाबा कहते हैं कि उस मिशन को अभी छोड़ो, लेकिन मुझे इस मिशन के बारे में बताओ कि आप क्या सोच रही हो और कहाँ जाने की बात कर रही हो। आप स्वाति मल्होत्रा बारी बारी से बूढ़े बाबा को सारी बातें बता देती हैं, जब से वो यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक की सारी बातें, यहाँ तक कि वो करण से मिलने के लिए गई थी, वो भी बात बूढ़े बाबा को बता दी जाती है। फिर स्वाति मल्होत्रा अपनी बात को जो 2 मिनट के लिए चुप होने के बाद जारी रखती है कि मैं कैसे छोड़ दूं अपनी बेटी को। मुझे उसे खोने का गम रहता है, क्योंकि आखिर कितने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली है। बाप फिर से अपनी बात को रिपीट करता है बूढ़े बाबा और कहते हैं, मैडम आप रोहित पर तो भरोसा कर सकती हैं ना, क्योंकि वो तो आपके विश्वास के भरोसे के लायक है। मुझे लगता है कि आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए। मैडम, मुझे पता है कि मेरा मुँह छोटा है, लेकिन मेरी बात बहुत बड़ी है। लेकिन एक बार आप सोच कर देखो, रोहित अनिका के बेटी से कितना प्यार करता है और रोहित को अनिका के बिना रह नहीं सकता। आपको रोहित पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह अनिका बिटिया से बहुत प्यार करता है। रोहित तो अनिका के बिना रह भी नहीं सकता, हम सब भी देख चुके हैं। और जहाँ तक रोहित अनिका की बात है तो और रोहित अनिका को वहाँ से लेकर आ जाएगा, इसलिए आपको शांत होना चाहिए और आराम से बैठना चाहिए। अनिका को ढूंढने का इंतजाम कर लेगा और सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज भी कर लेगा और आपकी बेटी को ढूंढ भी निकालेगा। बेस्ट टीम को भी वहाँ पर भेज दिया गया है, उसको भेजने का इंतजाम भी कर दिया गया है। मैडम क्यों, लेकिन मैं फिर से आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको रोहित पर विश्वास रखना होगा। लेकिन यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को तो बूढ़े बाबा की कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आज वह यहाँ पर किसी भी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी और समझना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि स्वाति ने तो अपने मन में ठान लिया था कि वह खुद ही अनिका को लेने के लिए वहाँ पर जाएगी, अनिका को बचाने के लिए वहाँ पर जाएगी। इसलिए अब स्वाति कहती है, कुछ नहीं जानते मुझे, खुद को नहीं जानना मुझे, क्योंकि अगर मेरी बेटी नहीं है तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए तो इतने सालों तक चुप कर रही थी, और अगर वही नहीं रही तो मेरे जीने का भी कोई भी मकसद नहीं है। इसका अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती, वैसे भी काफ़ी समय बीत चुका है, हमारा सिग्नल टूट चुका है, उसकी लोकेशन तक नहीं पहुंचा जा सकता और अभी तक ठीक भी नहीं आने की कोई भी खबर मिली है। सब कहते हुए स्वाति मल्होत्रा की आंखों से सामने से वह मंजर आने लग जाता है जो अनिका के दमयंती देवी के किडनैपिंग से लेकर अब तक। स्वाति ने खुद देखा था कि दमयंती देवी ने किले के अंदर जाकर अनिका को बचा कर नहीं ला सकती तो शायद आज अनिका जिंदा ही नहीं होती।
स्वाति मल्होत्रा की बातें सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, लेकिन मैडम साहिबा, अनिका को तो आप जानती हो वो काफ़ी काबिल है और शायद वह अपने आप को वहाँ पर बचा ले और यहाँ तक कि अपने आप के साथ साथ अपनी पूरी टीम को भी बचा सकती है। तभी स्वाति कहती है, अनिका भले ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिनमें व्यक्ति लास्ट टाइम तक अपने घुटने टेक ही देता है, जिसमें शायद अनिका भी कुछ ऐसा ही करने वाली है या ये कहा जाए वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही होगी। स्वाति मल्होत्रा को अनिका की पावर का कोई भी मल्होत्रा को यहाँ पर अनिका पर कोई भी डाउट नहीं था। उसे पक्का विश्वास था कि अनिका अपने आप को बचाने के लिए, अपनी टीम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ तो जरूर कर लेगी। लेकिन था तो यही कि वह अगर फंस चुकी है तो कैसे। एक माँ का दिल अच्छे से जानता है कि उसका बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन अपनी माँ के लिए तो एक बच्चा ही होता है। और यह वह स्वाति मल्होत्रा अनिका को किसी भी हालत में ऐसे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन वह अपनी माँ के लिए एक बच्चा ही। से इतनी सारी बातें सुनने के बाद बूढ़े बाबा कहते हैं कि फिर से एक बार कहते हैं, ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकती हो। आप रोहित के इसके बारे में जहाँ तक हो मेरी राय तो ज़रूर कर लेना कि आप उनसे बात, क्योंकि एक से भले दो अच्छे होते हैं और दो से भले तीन। वहाँ पर आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। अब बूढ़े बाबा के इस शब्द तक स्वाति मल्होत्रा के कानों में पड़े तब तक स्वाति मल्होत्रा अपने गहन चिंतन की अवस्था में बाहर आ जाती हैं। आप बूढ़े बाबा की तरफ कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती हैं। बूढ़े बाबा जब स्वाति मल्होत्रा को रोहित से बात करने के लिए पहले बात करते हैं तो स्वाति मल्होत्रा को भी बूढ़े बाबा की ये बात सही लगती है। कहीं ना कहीं स्वाति मल्होत्रा भी ये सोचती है कि हाँ यही ठीक होगा जो बूढ़े बाबा ने उसे कहा। बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी, उसे रोहित से इस बारे में एक बार फिर बात कर लेनी चाहिए। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा एक बार फिर से अंदर वापस से चली जाती है जहाँ से एक सिक्योर लाइन थी। अब रोहित को संपर्क करने लग जाती है। कुछ देर तक वो वैसे ही बैठ जाती है। एक बार फिर रोहित फ़ोन को नहीं उठा पाता, लेकिन वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा फिर से एक उम्मीद जगती है। वह फिर से संपर्क करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद स्वाति मल्होत्रा ने रोहित को फिर से कॉल की। वहीं रोहित ने अब हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी थी। रोहित को भी ये यहाँ पर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो करे क्या। आखिर वो अनिका की लोकेशन को कैसे ट्रेस कर सकता है, आखिर वे लोग अनिका तक कैसे पहुँच पाएंगे। परेशानी से छुपाने के लिए अब कॉल को उठाता है तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ रोहित ने शायद पहली बार सुनी थी, लेकिन वो काफ़ी जानी पहचानी थी। तभी रोहित को समझने में काफ़ी देर नहीं लगती कि ये दूसरी तरफ से कौन है। अब रोहित कहता है कि आपने मुझे कैसे याद किया, क्या कोई काम है। उधर से स्वाति मल्होत्रा ने रोहित की ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर उसकी आवाज़ को सीधे ही पहचान लिया था। उसने स्वाति मल्होत्रा से इससे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, आप कौन बोल रही हो या फिर किस तरीके से ऐसा कोई भी रोहित के मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उसने सीधा ही क्वेश्चन तान दिया। तभी दूसरी तरफ से फ़ोन पर स्वाति मल्होत्रा काफ़ी हैरान हो जाती है। स्वाति के चेहरे पर भी रोहित की ऐसी बातें सुनकर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि रोहित कितना चालाक है और कितना समझदार है ये आज स्वाति ने अच्छे से ही समझ लिया था। आखिर अनिका ने उसको चुना जो था। अब इधर स्वाति मल्होत्रा की आवाज़ आती है, हाँ रोहित, तुम्हें पता है कि अनिका और उसकी पूरी टीम, स्पेशल टीम के लोग शाम से ही गायब हैं। मुझे लगता है कि तब तक तुम्हें इस बारे में पता लग चुका होगा। दूसरी तरफ से अब रोहित भी स्वाति मल्होत्रा की बात को सुनकर कहता है, हाँ मुझे पता लग चुका है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। अब हम उस पर संपर्क कैसे कर सकते हैं, अब उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए अब मुझे लगता है कि उन्हें ढूंढने के लिए मुझे ही जाना होगा और अपनी पूरी टीम के साथ। तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, अनिका को हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि उन लोगों को कोई भी खतरा उनके सामने एक और आए। सही सलामत उन्हें वापस घर तक लेकर आना होगा। स्वाति की बातें सुनकर एक पल के लिए तो रोहित चुप हो जाता है। वे दोनों सिर्फ एक दूसरे की बात कर रहे थे और क्योंकि दोनों की बातों में बिल्कुल सिमिलरिटी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ही थी जो दोनों के बीच में थी।
रोहित से बात करने के बाद स्वाति मल्होत्रा फ़ोन को कट कर देती है और वापस वहीं पर चली जाती है जहाँ पर वह पहले गई थी। अब वह एक पत्थर को खिसकाती है, वहाँ पर वह एक अलग से एक लैब थी, या ये कहा जाए जो भी टेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें स्वाति मल्होत्रा ने बनाई थी वो सभी यहाँ पर रखी गई थी। अब वो वहाँ से वह हेलीकॉप्टर को बाहर निकालती है और उसमें बैठकर बाहर की तरफ आ जाती है, और फिर जैसे ही वह उसे लैंड करती है और उस बूढ़े बाबा को कुछ बोलकर आगे की तरफ हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और फिर उसकी उड़ान को भर देती है। कुछ टाइम बाद ही स्वाति मल्होत्रा उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी जहां पर उसने रोहित को बोला था। तो दूसरी तरफ रोहित भी चिराग को सारी चीज़ें बताने के बाद, समझाने के बाद वह ऑफिस में ही चिराग को छोड़कर आ गया था और वापस वह भी गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ लोकेशन स्वाति मल्होत्रा ने रोहित को बताई थी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद रोहित इधर उधर कुछ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसे झाड़ियों में से निकलती हुई एक औरत दिखाई देती है। उसने अपने पूरे फेस को मास्क से ढका हुआ था, या ये कहा जाए उसने अपनी पूरी बॉडी को ही कवर अप किया गया था। ये एक बार देखने से कोई भी पता नहीं लगाया जा सकता कि वो लड़की है फिर लड़का। उसके बाद वह रोहित की तरफ आगे की तरफ कदम बढ़ाती है, फिर कहती है कि रोहित क्या तुम रेडी हो। रोहित उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा खुद है। अब जल्दी से रोहित स्वाति मल्होत्रा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और फिर अपनी गाड़ी को भी साइड लगा देकर आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए वह स्वाति के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और फिर दोनों हाथों से उनके पैर छूता है। स्वाति मल्होत्रा भी उससे कंधे से उठा लेती है और फिर कहती है कि तुम मेरी बेटे हो, जैसे अनिका मेरी बेटी है तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि मैंने बेटी देकर बेटे को लिया है इसलिए तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। अब स्वाति मल्होत्रा जल्दी से अब रोहित को अपने गले लगा लेती है और फिर उसे छोड़ देती है। फिर कहती है कि चलो, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा की उस मास्क में से बस आंखें दिखाई दे रही थी। वो की पूरी की हुबहू नोकी जैसी है स्वाति की थी बिल्कुल वैसे ही अनिका की भी आंखें बिल्कुल वैसे ही थी, और कहीं ना कहीं ऐसी ही आंखें खुद कई बार उसे और किसी की नहीं में से सिर्फ रोहित को उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। रोहित आंखों से ही पहचान रहा था कि अनिका को ये उन प्यारी सी आंखें अपनी माँ से भेंट में मिली हैं, और ऐसी ही आंखें उसकी बेटी यानी कि रिया की भी अपनी माँ यानी कि अनिका की तरह ही आंखें हैं जिसे वो बहुत प्यार करता है। अब ऐसे में जल्दी से रोहित स्वाति के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। अब स्वाति जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाती है और रोहित उस हेलीकॉप्टर को देखकर एक बार तो काफ़ी चौंक जाता है और उसके बाद बिना कुछ क्वेश्चन किए ही स्वाति के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और स्वाति जल्दी से हेलीकॉप्टर को उड़ाना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम बाद ही हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर चुका था तो रोहित भी आराम से बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहा था कि आगे क्या कुछ करना है, अगर आगे कोई मुसीबत हुई तो कैसे उनसे बचना है। ये सब दिमाग रोहित के दिमाग में चल रहा था। तभी स्वाति मल्होत्रा जो कि हेलीकॉप्टर को चला रही थी उसके साथ ही वह अपने एक हाथ को उठाती है और रोहित के सिर पर रखते हुए कहती है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हें ऐसे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम अभी शांत हो जाओ। जब तक शांत नहीं होगे तब तक तुम किसी चीज़ का सलूशन नहीं कर पाओगे। अब कहीं ना कहीं स्वाति की बातों में काफ़ी पावर वाली बात भी थी, या फिर ये कहा जाए काफ़ी रिस्पेक्ट भरी बात भी थी। अब रोहित अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ठीक है माँ, जैसा तुम कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अब रोहित स्वाति को देखता है कि स्वाति बस एक हाथ से हेलीकॉप्टर को चला रही थी, वो भी बिना किसी से पूछे या सिग्नल दिए। ये देखकर तो रोहित काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि आज से पहले ना तो उसने ऐसा हेलीकॉप्टर देखा था और न ही अंदर से इतनी सारी टेक्नोलॉजी उस हेलीकॉप्टर के अंदर थी। तो शायद ये बात तो रोहित को भी नहीं पता था, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, बने रहे हमारे चैनल सार्थक स्टोरी FM के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, क्या नाम है, आप सभी के क्वेश्चन थे कि मेरी प्लेटलेट्स में क्या है पता नहीं। मुझे कल यहाँ पर वो जो भी होता है ना, क्योंकि जितनी वीकनेस आई हुई थी वो धीरे धीरे करके जितने भी आपके वो थे उनसे पूरी नहीं होने वाली थी, लेकिन बच्चे हैं ऊपर से काम है तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। फिर मैं पूरी रात ही एडमिट रही हूँ, उसके बाद सुबह ही मैं आई हूँ। तो ये देखो टेप का निशान अब भी है, थोड़ा थोड़ा मैंने सुबह
उसको निकाल दिया। और तो थोड़ा सा है वीकनेस, पर पहले से काफ़ी बेहतर है। जो वीकनेस है वो मेरी जा चुकी है, लेकिन उसके साथ कुछ पेन जो हमारी बॉडी में रह जाता है वो अलग है। और रही बात ये जो क्या नाम है उनका, मैं नाम नहीं लेती, गोट मिल्क, देखो मेरे को ना प्लेटलेट्स तो भले ही मेरी कम थी, लेकिन मेरे को कोई भी फीवर नहीं हुआ, नहीं मुझे डेंगू हुआ। लेकिन पता नहीं, डॉक्टर ने बोला था कि भी ऑटोमेटिक प्लेटलेट्स का बनना और घटना एक ये ऐसी बीमारी है जो आजकल कॉमन हो चुकी है, तो वो है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो वैसे बस मैंने पपीते का 2 बार पानी पिया है बना के, उसके बाद दवाई भी शायद मेडिसिन भी नहीं ली है मैंने, लेकिन जितने भी आयरन, कैल्शियम, जितने भी विटामिन्स वगैरह जो भी एक्सेट्रा होता है, उनका एक जो होते हैं ना ग्लूकोज की बोतल, उस टाइप से मुझे बोतल लगी है। यहाँ पर काफ़ी पेन हुआ, तो चलो अभी कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती हूँ मैं, देखते हैं। और स्टोरी में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, उसके लिए सॉरी। नए सिरे से बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी आप सब मेरी सिचुएशन को भी समझ सकते हो और मैं भी आपकी सिचुएशन को तहे दिल से समझती हूँ। थैंक यू दोस्तों।